हेलो एवरीवन। तो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा अपन ने जो इसका डेफिनेशन क्लॉज है उसे भी कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। उसके अंदर जिस तरीके से हमने डेफिनेशन क्लॉज को आपको कवर करवाया था उससे आपको सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो गए होंगे। और जिन लोगों ने वो वीडियो पहले नहीं देखा है वो ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। इससे आपके जो बेसिक्स हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। और फिर आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा ये आने वाले सेक्शंस को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन हमारा सेकंड लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो कल अपन ने ये वाला पोर्शन कवर कर लिया था। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट इसमें जो आता है ये भी पूरा अपन ने कवर कर लिया था चार्ट। इसके बाद ये अपना कवर हो गया था सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अपन ने डिफरेंस कवर कर लिया था। उसके बाद जो अपन आज स्टार्ट करेंगे वो ये है बेसिक्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्योंकि देखो जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कहां से निकल के आया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ये भी अपन ने कवर किया था कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है इनिशियली वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, वहां से उसे अलग किया गया। और उसके बाद जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना तो ये उस चैप्टर को बेस बना के और उसके अलावा जो इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था उसको भी बेस बनाया गया। तो इन दोनों को मिक्स करके फिर हमारा बना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और उसका जो हम देखेंगे कि जो बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के वो सेम है जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका जनरल प्रिंसिपल्स जिसके अंदर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो उसका सेकंड पार्ट है उसको आप बोलोगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर आपको सर्टेन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, बेलमेंट, एजेंसी। तो उसी तरीके से जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जब स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है और जहां पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक्स है वो तो यहां पर भी अप्लाई होंगे। यहां पर भी जो इसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे अप्लाई होंगे। और आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं फिर नहीं हो रही हैं। क्योंकि अगर वो कंडीशंस ही फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी नहीं आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या वो जो डॉक्यूमेंट है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। ओके, तो जब आप वो देख लोगे उसके बाद आपको कुछ बेसिक्स देखने को मिलेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। और उन बेसिक्स को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड सब्जेक्ट मैटर एंड थर्ड इज प्राइस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे कैसे, कैसे वो जो आपका ट्रांजैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा, कैसे उस ट्रांजैक्शन को बेस बना के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, किस डॉक्यूमेंट को आप बोलोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो वो जो सारी चीजें वो आपको सेक्शन नंबर 5 में देखने को मिलेगी। अब देखो जो सेक्शन 4 है वो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके थे जब अपन ने डेफिनेशन क्लॉज कवर किया था। तो अपन ने उसके अंदर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑलरेडी कवर कर लिया था और इस रीजन की वजह से जो सेक्शन 4 है अपना वहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो आज अपन सीधा स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 5 के साथ। तो सेक्शन 5 को एक बार अपन रीड कर लेते हैं ताकि आपको जो बेसिक है जो बैरक की लैंग्वेज है वो भी समझ में आ जाए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको वहां पर बैरक की लैंग्वेज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बैरक की लैंग्वेज नहीं पता है तो फिर आपने कितने भी अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर किए हो आपसे कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होंगी और वो भी एमसीक्यू करते हुए तो बहुत ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि आपके जो आंसर है प्रिसाइज होने चाहिए। क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शंस आएंगे उनमें से एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, बाकी 4 ऑप्शंस में कुछ ना कुछ 1-2 वर्ड ऊपर नीचे होंगे। तो अगर आपको प्रिसाइसली बैरक की लैंग्वेज नहीं पता है तो फिर आप वो एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपकी जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो काफी डाउन चला जाएगा। इसलिए एक आदत बनाओ अपनी कि बैरक हमेशा रीड करो और पहले बैरक को रीड करो, बैरक को समझो
और जब एक बार बैरेट को समझ जाओगे उसके बाद फिर आप कोई भी बुक या फिर कोई भी गाइड जिसके भी थ्रू आप अपने कंसेप्ट पढ़ते हो वो पढ़ सकते हो। लेकिन आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपकी बैरेट के ऊपर कमांड हो, और जितनी अच्छी बैरेट पे कमांड होगी इतना ही बेहतर तरीके से आप कंसेप्ट्स को समझ पाओगे और उनको अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सेक्शन 5। तो एज पर सेक्शन 5, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both, or for the delivery or payment by installments, or that the delivery or payment or both shall be postponed. Subject to the provisions of any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word or word of mouth, or partly in writing and partly by word of mouth, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बनेगा उसके बारे में बताया हुआ है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेल वो कैसे बनेगा, उसके क्या इसेंशियल्स है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि वो तो यहाँ पर अप्लाई होंगे, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल चीजें हैं जो स्पेसिफिकली सेल्स ऑफ गुड्स से डील कर रही है वो भी यहाँ पर बताई हुई है। कैसे, जैसे जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी पता है कि आपको ऑफर देना पड़ेगा। विदाउट एन ऑफर देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। और जैसा कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन क्लॉज जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने सेक्शन 2 क्लॉज 1 या क्लॉज ए जो है वो पढ़ा होगा कि प्रपोजल किसे बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जो आपका प्रोविजन है ये डील करता है प्रपोजल से। प्रपोजल यानी कि ऑफर, कि ऑफर क्या होगा, प्रपोजल क्या होगा। जब आप उस डेफिनेशन को वहां से पढ़ेंगे और जब यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से एक इंडिविजुअल जो ऑफर दे रहा है और सामने वाला जो इंडिविजुअल है अब उस ऑफर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और जैसा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो है कंसिडरेशन, बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ कंसिडरेशन। ये एक जनरल प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। तो वो कंसिडरेशन यहां पर क्या रहेगा, प्राइस। क्या रहेगा, प्राइस। यानी कि आपने क्या किया है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है एक प्राइस के लिए क्या है। और हमने कल वाली क्लास के अंदर कवर कर लिया था कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अंदर जो प्राइस है वो मनी रहेगी, है ना। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गुड्स के बदले दूसरा गुड जो है वो ट्रांसफर कर लो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा, एक्सचेंज। और जिनको भी ये पता है कि एक्सचेंज कौन से एक्ट से डील करता है, कौन से एक्ट के अंदर डील किया गया है, वो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। हमने ये चीज आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी क्लियर करी थी। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको जरूर पता होगा कि जो एक्सचेंज जो हमारा टॉपिक है वो कौन से एक्ट के अंदर कवर किया जाता है। ओके, तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि यहां पे क्या हो रहा है, एक ऑफर दिया जा रहा है आइदर टू बाय और सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑफर है वो एक सेलर भी दे सकता है और वो एक बायर भी दे सकता है। कैसे, जैसे कि आप गए परचूनी की दुकान पे, ठीक है, आप गए ना परचूनी की दुकान पे सामान खरीदने। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब आप दुकानदार को बोल दो कि हमें सामान खरीदना है तो क्या हो गया, वो बायर की साइड से एक ऑफर दिया गया है सेलर को। अब सेलर उसे एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और उसी तरीके से अगर अपन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि आप सबके घर पे कभी ना कभी कोई ना कोई सेल्समैन जरूर आया होगा, है ना। जैसे विंटर की अगर मैं बात करूं तो विंटर के टाइम पे बहुत सारे, जैसे अगर आप देखोगे तो कश्मीरी शॉल्स बेचने के लिए बहुत आते हैं। ये जो विंटर के टाइम पे कंबल बेचने के लिए आपके घर घर जाके सेल्समैन ये बेचते हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे, जो सेलर है वो आपको ऑफर कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से जो आपका ऑफर है वो एक सेलर भी दे सकता है और वो एक बायर भी दे सकता है। और किस चीज के लिए देगा, प्राइस के लिए। यानी कि कंसिडरेशन पहले से बता दिया कि कंसिडरेशन यहां पर क्या होगा, प्राइस, और प्राइस क्या होगा, मनी। ओके, और जब उस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो आपकी डिलीवरी और पेमेंट है, अब देखो आप गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है पेमेंट भी करना पड़ेगा। और अब देखो यहाँ पे आपको बैरक के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी चीज है जो आप डेली लाइफ में फेस करते हो। कई बार आप देखोगे भाई, जैसे आप परचूनी की दुकान पे गए, आपने उनको बोला कि भैया ये सामान चाहिए, तो उन्होंने हाथों हाथ आपको निकाल के दिया, आपने हाथों हाथ पेमेंट किया और आपका काम हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, डिलीवरी भी इमीडिएट हो रही है और पेमेंट भी इमीडिएट हो रहा है। होता है ना, ये परचूनी की दुकान पे जाते हो और आप हाथों हाथ सामान लेके आ जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप परचूनी की दुकान पे गए और वो जो दुकानदार है वो आपका जानकार है, आप काफी लंबे टाइम से उनसे सामान ले रहे हो, तो आप वहां पे जाके लिस्ट उनको पकड़ा कर आ गए कि ये लो भैया लिस्ट, और ये सामान जो है घर पे भिजवा देना। या फिर आपने उन्हें कॉल कर दिया कि भैया मैं सामान लिखवा रहा हूँ, आप उसे क्या करो, घर पर भिजवा दो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर गए हो, लेकिन जो गुड्स है उनकी सप्लाई भी क्या हो रही है, बाद में हो रही है। डिलीवरी क्या हो रही है, सॉरी इंस्टॉलमेंट में हो रही है, डिलीवरी बाद में भी हो सकती है, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्या किया, वहां पर सामान तो लेके आ गए, लेकिन क्या बोला कि आप हिसाब में लिख लेना और पेमेंट बाद में ले लेना। यानी कि क्या हो सकता है, आपकी जो डिलीवरी और पेमेंट है वो पोस्टपोन भी हो सकता है। एक तो इमीडिएट तो होगा ही होगा, ठीक है, तो एक पोस्टपोन भी हो सकता है। और तीसरी चीज इंस्टॉलमेंट के थ्रू, यानी कि आपकी डिलीवरी या फिर आपका जो पेमेंट हो इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में कैसे होगी, जैसे कि जो अपन ने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था, फार्मर का, होलसेलर का, रिटेलर का। तो अगर वहां पे होलसेलर ने फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपकी जो इस साल की फसल है वो हम खरीदेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब देखो फसल ऐसा तो नहीं है कि मशीन से बन रही हो, एक ही दिन में सारी फसल बन गई, टाइम लगता है फसल पकने में। कई बार होता है कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स है, मतलब फ्रूट एक ही पेड़ के थोड़े जल्दी पक गए, कुछ पर्टिकुलर फ्रूट है जो थोड़ा लेट पके। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे फ्रूट्स को एक साथ ही तोड़ लेंगे, तो जो जल्दी पक गए उनको पहले डिलीवर कर देंगे, जो बाद में पकेंगे उन्हें बाद में डिलीवर करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपकी जो डिलीवरी है ना सामान की, वो इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। और उसी तरीके से जो आपका पेमेंट है वो भी क्या हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। ये तो अपन ने देख लिया था कल भी जब अपन क्लास में कर रहे थे, तो अपन ने देखा था कि जो आप ये EMI देते हो वो क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में तो पेमेंट कर रहे हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में आप डिलीवरी भी दे सकते हो और एट द सेम टाइम आप इंस्टॉलमेंट में जो है आपका पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको इसके अंदर रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार इमीडिएटली ही जो है डिलीवरी करनी पड़ेगी, या फिर इमीडिएटली जो है आपको सामान ट्रांसफर करना पड़ेगा, या फिर इमीडिएटली पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर सकती हैं कि उनको किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद जो इसका लास्ट मतलब जो सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 है वो बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ, और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड और माउथ, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब याद करो अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो उसी तरीके से जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स का जो एग्रीमेंट है, सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैसे हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है। और जब एक्सप्रेस्ड होगा, तो अगर एक्सप्रेस वे में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिटर्न भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है, यानी कि आप राइटिंग में भी कर सकते हो। जैसे कि आप जाते हो कार खरीदने गए, तो आपने वहां पे जब कार के डॉक्यूमेंट्स बनाए तो वो क्या हो गया, राइटिंग में हो गया। वहीं पे जब आप परचूनी की दुकान पे सामान खरीदने गए हो और आपने वर्बली उनसे कम्युनिकेट किया है और उन्होंने आपको सामान भी डिलीवर कर दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वर्बली हो रहा है। क्लियर हो गई ये चीजें। तो इस तरीके से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, और अगर एक्सप्रेस होगा तो एक्सप्रेस भी दोनों तरीके से हो सकता है, रिटर्न और ओरल। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जहां पर आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को स्पेसिफिकली ध्यान देके पढ़ना होगा कि कैसे ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अब आपको ये पढ़ के समझ में आ होगा, बेस तो पूरा वही है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वहां पे भी क्या हो रहा है, दो पार्टी एक ऑफर दे रहा है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट कर रही है, बदले में उनको क्या मिल रहा है, कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। और वही कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है।
तो इस तरीके से जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसका जो पूरा बेस है वो कहां से निकल के आया, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपन देखते हैं सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर क्या होने वाला है आपका यहां पर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन ने देखा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक पार्टी कुछ दे रही है और बदले में से कुछ दूसरी चीज मिल रही है। तो अपन ने एक चीज तो देख ली है कि एक पार्टी को तो क्या मिल रही है, प्राइस, यानी कि सेलर को तो क्या मिल रही है, प्राइस ही तो मिल रही है उसे, उसके लिए तो वही कंसिडरेशन हो गया। आप परचूनी की दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा, तो आपने बदले में क्या दिया, आपने क्या पेमेंट दिया, कैश दिया। तो यानी कि एक चीज तो फिक्स है कि वो क्या होगा, आपका मनी होगा। अब दूसरी जब अपन बात करते हैं कि इसमें बायर को क्या मिलेगा, ठीक है, और क्या मिल सकता है और किस तरीके से आप उन गुड्स को डिलीवर करोगे, क्या वो पूरा तरीका है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्शन नंबर 6। यहां पे जो सब्जेक्ट मैटर से 3 सेक्शन आपके डील करते हैं, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8, जो आपसे आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले है अपना सेक्शन नंबर 6। उसके अंदर लिखा हुआ है द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स owned और possessed by the seller और फ्यूचर गुड्स। अब यहां पे देखो अपन ने फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन जो है कल ही क्लियर कर ली थी, और अगर आपने जाके उसको डायरेक्ट से रिवाइज किया होगा तो आपको क्लियरली पता होगा कि फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन आपको कहां देखने को मिलेगी, सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में क्लॉज 6 में आपको फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया है सेक्शन 6 के क्लॉज 1 के अंदर कि द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स, possessed और owned by the seller और फ्यूचर गुड्स, यानी कि वो क्या हो सकते हैं, करंट गुड्स भी हो सकते हैं और साथ के साथ आपके क्या हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स the acquisition of which by seller depends upon contingency which may or may not happen। तो अपन ने कल contingent goods भी कवर कर लिया था, है ना। contingent goods क्या होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे तीसरे टाइप ऑफ गुड्स बता दिया है कि contingent goods भी जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकते हैं। एंड लास्टली whereby contract of sale the seller purports to affect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sale of goods। तो ये अपन ने कल भी कवर किया था, जब अपन ने सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंस जब कवर किया था, तो अपन ने देखा था कि जो आपका सेल होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, हमेशा एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए होगा। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फ्यूचर गुड्स के लिए नहीं हो सकता है, चाहे आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अभी कंक्लूड कर दिया हो, आपने राइटिंग में लिख दिया हो कि ये सेल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन नहीं, यहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया है सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 3 के अंदर कि जब भी आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो फ्यूचर गुड्स होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उसको आप हमेशा क्या बोलोगे, एग्रीमेंट टू सेल। कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता है अगर आपका सब्जेक्ट मैटर एक फ्यूचर गुड्स है। तो इस चीज को ध्यान रखना, और यही चीज अपन ने जब डिफरेंसेस जब कवर कर रहे थे तब भी अपन ने चीज अच्छे से समझी थी। तो ये अपना हो गया सेक्शन नंबर 6। उसके बाद अपन आते हैं सेक्शन नंबर 7, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहां पे ये चीज समझने के लिए कि ये चीज क्यों दी गई है, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर। उसके अंदर अपन ने देखा था कि फ्यूचर गुड्स होते हैं, राइट। तो फ्यूचर गुड्स हैं तो उसके लिए क्या हो रहा है, एग्रीमेंट ऑफ सेल हो रहा है, करेक्ट। ये चीज अपन ने समझ ली थी। और एक चीज आपको ये भी पता होगी कि जब आप नॉर्मल डेली लाइफ में जब भी इस तरह की कुछ ट्रांजैक्शन करते हो, तो कई बार क्या होता है कि आपका नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें थोड़े टाइम लग गया, 1 दिन 2 दिन, और जो बहुत बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें तो कई बार महीनों लग जाते हैं। ओके, तो अगर जब आप इस तरीके से नेगोशिएशन कर रहे हो और उस ड्यूरेशन में आपने पहले तो कर लिया था, भाई आप किसान के पास गए, आपने बोला कि भाई हम आपके खेत में जितनी भी फसल होगी इस बार इस सीजन की वो हम खरीदने वाले हैं। ओके, फसल ऑलरेडी खेत में जो है खड़ी थी, पकने वाली थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे उनका नेगोशिएशन चल रहा है, कितने में खरीदनी है, कब डिलीवरी होगी, ये सब नेगोशिएशन चल रहे हैं।
और उस नेगोशिएशन के टाइम पे क्या हुआ, बारिश आ गई, तो अब क्या होगा, है ना। या फिर ऐसा हुआ कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है वो गया फार्म पर और उसने जो फार्मर उसको बोल दिया भाई मुझे ये फसल पसंद है, मुझे खरीदनी है, ऐसा करो कल ऑफिस आ जाओ, है ना, कल ऑफिस आ जाओ और अपन कल ऑफिस में सारी डील्स को फाइनलाइज कर देंगे। फार्मर पहुंच गया ऑफिस में, वो डील फाइनल कर रहे हैं, डील फाइनल कर रहे हैं, उधर से पता चला कि कुछ जंगली जानवर तो खेत में घुस गए, पूरी फसल को बर्बाद कर दी। तो अब क्या हो गया, फसल तो खराब हो गई। ये बात ना तो फार्मर को पता है और ना ही जो होलसेलर है उसको पता है, यानी कि दोनों ही पार्टी को नहीं पता है कि भाई उधर जो है आपकी फसल खराब हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में लायबिलिटी किसकी होगी, क्योंकि देखो अगर फसल खराब हुई है तो किसी ना किसी एक को तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब वो कौन सी पार्टी है जिसको वो नुकसान भुगतना पड़ेगा, कौन सी वो पार्टी जो सफर करेगी उस पूरे इवेंट की वजह से। तो ये जो चीज है ये आपको देखने को मिलेगी सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 के अंदर, है ना। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी प्रोविजन का जो बेस है ना, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो आपको उस सेक्शन का जब पर्पस भी क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो जो सेक्शन है किस तरीके से फ्रेम किया गया है। और जब भी आपको किसी भी सेक्शन का पर्पस समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना, तो उस सेक्शन को फिर इंटरप्रेट करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जब आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि भाई इन दोनों प्रोविजंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, तो फिर यहाँ पे जो ये सेक्शन है वो पढ़ के आपको 1 सेकंड में क्लियर हो जाएंगे कि सेक्शन बोलना क्या चाह रहे हैं। ओके, तो अपन रीड करते हैं एक बार क्विकली सेक्शन नंबर 7 को। सो एज पर सेक्शन 7, where there is a contract for the sale of specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract। यानी कि यहाँ क्या बात बोली जा रही है कि क्या था, पहली चीज तो क्या दिया गया, स्पेसिफिक गुड्स। अब देखो एक एक वर्ड को समझो और एक एक वर्ड को पकड़ो कि उस सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो देखो जब भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किस लिए कर रहे हो, स्पेसिफिक गुड्स के लिए कर रहे हो। अब देखो टाइप्स ऑफ गुड्स अपन ने कल भी पढ़ा था, स्पेसिफिक होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, असर्टेन होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे गुड्स हैं उनमें से ये स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक गुड्स को लेके है और ऐसे सिचुएशन में जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो और सेलर को नहीं पता है कि उससे पहले गुड्स क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगर जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उससे पहले ही गुड्स खराब हो चुके हैं तो अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। क्योंकि भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है ना, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वही नहीं बचा है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कैसे हो सकते। तो इस वजह से जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचा है, सब्जेक्ट मैटर ही खराब हो गया, तो अब क्या होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो। और अब क्योंकि दोनों ही जो पार्टीज हैं उनको पता ही नहीं है ना, जब सेलर को नहीं पता तो बायर को तो क्या ही पता होगा। तो जब पार्टीज को नहीं पता है तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि दोनों पार्टीज का मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब वही आपको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो वहां पे आप देखोगे when both the parties are at mistake of fact, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब ये कौन सा सेक्शन है कि आप एक बार देखिए रिवाइज की और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाई वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर आपको ये दिया हुआ है ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जहां पे दोनों पार्टीज ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रही हैं, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। तो सेम चीज यहां पर उठा के डाल दी है कि भाई जब सब्जेक्ट मैटर है वही खराब हो चुका है, पेरिश हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर करोगे। और अगर आपने गलती से क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलर को पता ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हो चुकी है ना, तो यहाँ पे जब सेलर को नहीं पता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और जब सेलर को नहीं पता तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि बायर को भी नहीं पता होगा। तो जब दोनों पार्टीज को नहीं पता तो क्या हो गया, म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, where there is an agreement to sell। अब देखिए लैंग्वेज देखो कैसे चेंज हो गई है। यहां पे उन्होंने क्या लिखा, where there is an agreement to sell। देखो अभी तक यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज में नहीं लिया है,
जबकि सेक्शन नंबर 7 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज में लिया था, है ना। यहां पे क्या लिया उन्होंने वर्ड यूज में, एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स। अब देखो यहां पे भी स्पेसिफिक गुड्स है और ऊपर भी स्पेसिफिक गुड्स है ना। तो यहां पे दोनों जगह ये दोनों प्रोविजन किससे डील कर रहे हैं, स्पेसिफिक गुड्स से। लेकिन ऊपर किसकी बात थी, कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इवन दो पार्टीज को नहीं पता था कि जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यहां पे क्या हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer. The agreement is thereby avoided. यहां पे क्या हो रहा है कि भाई आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं हो, किस में एंटर हो चुके हो, एग्रीमेंट टू सेल। जब आपका एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है और ऐसी सिचुएशन में विदाउट द नॉलेज ऑफ फॉल्ट ऑफ द सेलर, अगर वो जो गुड्स है वो खराब हो चुके हैं या पेरिश हो चुके हैं, या फिर विदाउट द नॉलेज ऑफ द बायर, विदाउट द फॉल्ट ऑफ द बायर वो खराब हो चुके हैं या डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, पेरिश हो चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। यानी कि वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, आप उसे परफॉर्म करने के लिए मना कर सकते हो। बायर बोलेगा कि यार अब जब एग्रीमेंट टू सेल किया था तब तो गुड्स इस कंडीशन में थे, लेकिन अब क्योंकि ये इवेंट हो चुका है उसकी वजह से जो गुड्स हैं वो नहीं रहे जो मुझे चाहिए थे, तो अब मैं इन गुड्स को रिसीव नहीं करूंगा। तो ये बायर के पास पूरी तरीके से राइट है, वो मना कर सकते हैं। ओके, चीज क्लियर हो गई है। तो सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये अपन ने देखा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। अब बात आती है प्राइस की, कि भाई अब आप गुड्स का तो आपने देख लिया कि खराब हो गए तो क्या होगा, ठीक है, तो प्राइस भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि फ्री में तो चीज मिल नहीं रही है, फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप जो मोबाइल ऐप्स चलाते हो फ्री में, आपको लग रहा है, खुश होते हो कि नहीं हम फ्री में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं हो रहा है, वो आपका डाटा ले रही है और डाटा बेच के वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, और आपको लग रहा है कि नहीं हम तो कुछ पे नहीं कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी से पे कर रहे हो उसे। अगर करेंसी से पे नहीं कर रहे हो तो कैसे पे कर रहे हो, प्राइवेसी से। तो इस वजह से इस टाइम पर दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं है। तो अब जब कोई भी चीज फ्री नहीं है तो उसकी प्राइस डिसाइड कैसे होगी, कौन करेगा उसकी प्राइस डिसाइड और कब करेंगे, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं और उनका जवाब कहां देखने को मिलेगा आपको, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10। अब देखिए ये जो चार्ट्स जो मैंने बनाए हुए हैं, इन चार्ट्स को आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इन चार्ट्स को बना लो, क्योंकि ये जो चार्ट्स है आपको क्विक रीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप क्विकली जब इन चार्ट्स को रिवाइज करोगे तो आपको सारा कंसेप्ट जो है वापस से रिकॉल हो जाएगा, आपको पूरा पूरा सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और इस वजह से आप क्या होगा, जब भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उठाओगे क्विकली आप क्या करोगे, चार्ट को पलटोगे और आपको सारी चीजें रिकॉल होती जाएंगी और आपका इतना ज्यादा टाइम इसके अंदर वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि प्राइस डिसाइड कैसे होगी, यानी कि सेक्शन नंबर 9 के अंदर बताया हुआ डिफरेंट मेथड, ये देख रहे हो इतने तरीके हैं जिसके थ्रू आप प्राइस को डिसाइड कर सकते हो कि कैसे आप प्राइस डिसाइड करोगे और कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा इन एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। तो अपन क्विकली रीड करते हैं सेक्शन नंबर 9। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय एग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज। यानी कि ये जो तीनों चीजें हैं ये आपको कहां देखने को मिल गई है, फर्स्ट प्रोविजन में देखने को मिल गई है। यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 इसके अंदर आपको तीनों चीजें दे दी गई। यानी कि पहली चीज क्या है कि भैया हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी हमने फिक्स कर दिया कि हम कितने में जो है सामान खरीदेंगे। क्लियर है, तो जैसे आप परचूनी की दुकान पे गए हो या फिर गाड़ी खरीदने गए हो, शोरूम में गए, तो ऐसा तो है नहीं ना कि वो आपको बोला जो भाई साहब आपको ठीक ठीक लगे वो दे देना प्राइस, ऐसा तो होता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर कर रहे हो तब भी फिक्स्ड होता है कि कितनी प्राइस आपको देनी पड़ेगी। हाँ, उससे पहले आप नेगोशिएशन करते हो, मल्टीपल नेगोशिएशन राउंड होते हैं, आप मल्टीपल
टाइप के जो एक्सक्यूजेस देते हो कि नहीं हमारा तो जानकार जो है उस शोरूम के अंदर है, वहाँ से हमें हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर वहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पैकेज मिल रहा है हमें, तो इस टाइप के आप नेगोशिएशन करते हो, लेकिन हमें उनसे लेना देना नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है आप प्राइस कब फिक्स कर रहे हो, तो पहला तरीका तो क्या हो गया कि आपने क्या किया, जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए हो तभी आपने बता दिया, फिक्स कर दिए प्राइस कि भैया हम इतनी जो है प्राइस में ये सामान खरीदने वाले हैं। क्लियर हो गई ये चीज। सेकंड आता है आपका टू बी फिक्स्ड एट लेटर स्टेज, यानी कि आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर गए आप, लेकिन जब वो प्राइस हो क्या होगी, वो बाद में फिक्स होगी, है ना, बाद में आपको बताई जाएगी कि आपको कितना पैसा देना है। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स में तो नहीं, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, जैसे कि आपने घर में बुलाया प्लम्बर, है ना, अब प्लम्बर बुलाया, अब आपने बोला सर ये काम करवाना है, उसने बोला ठीक है कि मैं वैसे तो नॉर्मली इतना पैसा लेता हूँ, लेकिन ये काम देख के मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर वो तुम्हें काम कंप्लीट करके ही बताऊंगा, है ना, और आपने क्या बोला यार कर दो जो भी है, मुझे काम कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो आपका भी एंटर हो गया, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो आप आ चुके हो, मैं अभी सेल की सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही उसने वो काम कंप्लीट किया वैसे ही अब वो बताएगा आपको कि प्राइस क्या है, कि कितना आपको एक्चुअल में से पे करना है। अब चाहे वो बहुत बड़ा चढ़ा के बता दे, आपको सदमा ही लग जाए वो प्राइस सुन के, वो बात अलग है, लेकिन वो बाद में बता सकता है। तो उसी तरीके से जब गुड्स की बात आएगी तो गुड्स में भी ये हो सकता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर गए, लेकिन आपने साथ में क्या कर लिया कि हम जो इसकी प्राइस है बाद में फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। चीज क्लियर है। उसके बाद तीसरा क्या मेथड है जिससे आप प्राइस फिक्स करोगे, डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज। अब ये क्या है, ये दोनों टर्म तो आपको खुद को पढ़ के समझ में आ जाएगी क्या आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो तीसरी टर्म है ये कुछ थोड़ी सी अलग लग रही है हमें, ठीक है। हमने कभी इस तरीके से इस टर्म को ना तो पढ़ा होगा, और मुझे लगता है कि आपने अगर सेल्स ऑफ गुड्स से पहले नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो डिटेल में नहीं पढ़ा, तो इस चीज को आपने स्किप भी कर दिया होगा, स्किप भी कर दिया होगा। लेकिन हाँ, अगर आप डेली लाइफ में ऐसा है कि कोई बिजनेस हैंडल कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह के काम कर रहे हैं जिसमें आपको डेली ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है सेम इंडिविजुअल के साथ, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी एक सेकंड के अंदर। कैसे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भैया हमने तो कोई प्राइस फिक्स की नहीं है, ना तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर करी है, और ना ही हमने ये डिसाइड किया कि हम लेटर स्टेज से फिक्स करेंगे, लेकिन फिर भी प्राइस जो है फिक्स्ड हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे ए और बी है, ठीक है, इसका काम है होलसेल पर अंडे प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अपन ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा काम है होलसेल पर अंडे प्रोवाइड करवाना, किसको, बी को। बी का एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है ना, बी का क्या है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। अब इसमें क्या होता है, अब आपको पता हो जो एग्स खाते हैं कि भाई डेली रूटीन में जो इसकी प्राइस है फ्लक्चुएट होती रहती है ना, डेली फ्लक्चुएट होती है, तो अलग अलग प्राइस के अलग अलग टाइम पर होती है। अब क्या हुआ, बी ने उसको 1 मार्च को सुबह सुबह फोन कर दिया कि भैया इतने अंडे जो है डिलीवर कर देना, ठीक है। और वहां पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई जो एक क्रेट होगी उसकी प्राइस क्या रखेंगे हम, 120 रुपीज रहेगी एक क्रेट की प्राइस, ये फिक्स हो गई सुबह, ठीक है। अब क्या हुआ, दिन में उसे फिर से जरूरत पड़ी, उसने तो सुबह कॉल किया था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में जो उनकी प्राइस फिक्स हुई थी वो तो क्या हुई थी, सुबह के ट्रांजैक्शन के लिए हुई थी। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला था कि अब हम जितने भी एग्स खरीदेंगे इतनी प्राइस में सप्लाई करना, नहीं, उन्होंने तो सुबह ऑर्डर दिया और सुबह उनकी प्राइस फिक्स हो गई, उसने सुबह डिलीवर कर दिए। अब बी के उस दिन बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, बी को फिर से क्रेट मंगानी थी, तो उसने क्या किया, सिंपल सा कॉल किया कि भाई साहब इतने अंडे जो है क्रेट मुझे भिजवा दो। इन्हें भिजवा दी, कोई प्राइस फिक्स नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, और ना ही ये डिसाइड हुआ कि हम बाद में फिक्स कर लेंगे। बी ने ऑर्डर दिया, इन्हें फुलफिल कर दिया। शाम को बी ने फिर से ऑर्डर दिया, वो जो 10 क्रेट मंगाई थी वो भी उठ गई। शाम को उसने फिर से ऑर्डर किया कि भाई साहब आज तो बहुत ज्यादा सेल हो रही है, आप क्या करो 5 क्रेट और भिजवा दो मेरे पास, उसने 5 और भिजवा दी। तो देखो यहाँ पे जो उन्होंने प्राइस फिक्स की थी वो तो क्या था, इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर की प्राइस थी। बाद में जो दिन में जो ऑर्डर गया है, शाम को जो ऑर्डर गया है, उसके लिए तो कोई प्राइस फिक्स नहीं की गई है, तो उनकी क्या प्राइस होगी, उनकी प्राइस क्या होगी, सेम। क्यों, इसकी वजह से डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी कि जो पार्टीज आपस में डील कर रही है एक दूसरे के साथ, तो जो पूरे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसमें वो कितनी प्राइस रखती है सेम प्रोडक्ट की।
अगर इस तरीके से कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए आप देखोगे कि एक्चुअल में क्या प्राइस रहने वाली है। तो आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। वापस मैं एक बार क्विकली बता देता हूं कि जो बायर और सेलर है वो रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे के साथ डील करें। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रीवियस ट्रांजैक्शन नहीं होगा बिटवीन सेम बायर एंड सेम सेलर तो फिर ये वाला मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन द पार्टीज बोला गया ना, बिटवीन द पार्टीज यानी कि सेम पार्टीज होनी चाहिए। तो अगर बायर और सेलर के बीच में फर्स्ट टाइम वो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यानी कि इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, उनके बीच में ऑलरेडी मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो फिर इस वाले मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे आप क्या करोगे, प्राइस को डिटरमाइन कर लोगे। ओके, फिर उसके बाद सेक्शन 9 में लिखा हुआ वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजंस द बायर शेल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस एंड व्हाट इज रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। अब क्या हो रहा है कि भाई हमने ये बोल दिया कि इन तीन में से कोई एक फिक्स कर लो, लेकिन इन तीन के थ्रू भी प्राइस फिक्स नहीं हो पा रही है, तो अब आपके पास चौथा मेथड क्या बचा, रीजनेबल प्राइस, कि भैया जहां पे कुछ भी काम नहीं आ रहा है वहां पे रीजनेबल चीज कर डालो आप, है ना। कैसे, अगर यहाँ पे अपन देखा जाए कि भाई ए और बी है, तो ए और बी के बीच में अभी तक कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। बी ने सिंपली कॉल किया कि भाई साहब मैं इस रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ, आपके पास में ही और मुझे जो एग्स हैं वो चाहिए, तो आप इतने क्रेट जो है माल मुझे सप्लाई कर दो। नॉर्मली उस टाइम पर मार्केट में जो एग्स की प्राइस चल रही थी 120, एक क्रेट जो एग्स उसकी प्राइस 120, कोई है 130 में सेल आउट कर रहा है, कोई 110 में भी कर रहा है, लेकिन कोई भी 130 या फिर अपन मान के चलते 140 से अपर कोई भी नहीं जा रहा, सॉरी 140 से अबव कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। जो अपर लिमिट क्या सेट हो गई है 140। तो अब क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये वाला मेथड चला गया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कोई फिक्स नहीं की तो ये वाला मेथड भी चला गया, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं बोला था कि हम बाद में फिक्स कर लेंगे, तो ये वाला मेथड भी आपके हाथ से चला गया। तो अब क्या आप क्या करोगे, रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस में वहां पे जो उसकी प्राइसेस को फिक्स कर दोगे। तो जब वहां पर आप देख रहे हो फ्लक्चुएट कर रही है 109 से लेके 140, तो यानी कि आपकी जो रीजनेबल प्राइस होगी वो इसके ही अंदर अंदर कहीं घूमेगी, ये इसके ऊपर नहीं जाएगी। जो सेलर है वो 160 नहीं मांगेगा, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मली क्या हो रहा है 120, 110, 130, 140 तक जो है आपको एक रेट मिल जा रही है इजीली। तो अगर इजीली 140 के अंदर अंदर चीजें मिल रही है तो अब सेलर जो है उसकी प्राइस 160 आपसे क्लेम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अब वो रीजनेबल प्राइस नहीं रहेगी। ओके, तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सेक्शन नंबर 10 की। ये भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। कैसे, देखो एग्जांपल देता हूं आपको, बिना सेक्शन पढ़े ही समझ में आ जाएगी। कैसे, ए है, ठीक है, ए के फादर की डेथ हो चुकी है ना, क्या हो गया है, ए के फादर की डेथ हो गई है। अब वो उनका कमरा उमरा साफ कर रहे हैं, अलमीरा साफ कर रहे हैं, तो जब वो अलमीरा साफ कर रहे थे तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, उसे बहुत पुराने कॉइन मिले, ठीक है, बहुत पुराने उसको कॉइन मिले अलमीरा में से। आपको पता होगा आपके घर में अगर आपने कभी देखा, आपके दादा दादी या फिर पापा इनके पास भी वो जो कॉइन्स है वो बहुत पुराने पुराने एक दो कॉइन रहते हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इवन जो आपके बहुत पुराने जो सिक्के मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जो आपके मॉमडन पीरियड वाले जो सिक्के हैं वो भी मिल जाएंगे, ब्रिटिश रूल वाले भी मिल जाएंगे, है ना, तो ये सारे मिल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अब आप उन सिक्कों को करोगे क्या। अब देखो कई लोग तो क्या होते हैं सेंटिमेंट के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं हम सेल आउट नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग क्या होता है, इनको रख के हम करेंगे क्या, हमें तो क्या करना है, इसको सेल आउट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब वो कैसे सेल आउट करेगा उसको, है ना, तो ये करने के लिए वो क्या करेगा, किसी को ढूंढेगा, ठीक है। मुगल टाइम पे जो ये था सारी सिचुएशन की भाई पुराने पुराने सिक्के, आप देखोगे कई बार खेत खोद रहे हैं तो वहां से पुराना खजाना निकल रहा है, ठीक है, एक पोटली में चाहे 10 सिक्के निकल रहे लेकिन निकल रहे, तो क्या करते थे पहले लोग ऐसे गाड़ देते थे या उनको अपने पास रखते थे, उनको कि भाई इतना सा एक एक सिक्का दो सिक्का अपने पास रखा हुआ है। तो वही हुआ, अब ए ने सोचा कि इसको रख के मैं करूंगा क्या, मुझे तो उसको सेल आउट करना है। अब वो गया बी के पास, ठीक है, बी के पास गया, उसने बी को पूछा भाई तुम्हें खरीदने क्या सिक्के, है ना, मेरे पास ऐसे कुछ सिक्के निकले मुझे, तो क्या आप उसने खरीदोगे क्या। अब बी ने बोला मैं खरीदने में तो इंटरेस्टेड हूं, और ये देखने में भी क्या लग रहे हैं, ये पुराने लग रहे हैं,
लेकिन अब मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि कितने पुराने, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं सी के पास। हम किसके पास चलेंगे? सी के पास चलेंगे, जो कि पुराने सिक्कों के इन चीजों से डील करता है। ठीक है, इन चीजों से डील करता है, तो वो हमें बताएगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए और मैं उसके अकॉर्डिंग खरीदूंगा। तो यहां पे वो क्या कर रहे हैं, ना तो ए ने प्राइस फिक्स की, सेलर ने भी फिक्स नहीं की है कि भाई मैं इतने में सेल करूंगा, बी ने भी फिक्स नहीं की है। फिक्स कौन कर रहा है? सी, जो क्या है? थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप क्या कर रहे हो? थर्ड पार्टी को राइट दे रहे हो कि भाई साहब आप हमें डिसाइड करके बताओ कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स है वो कितने में सेल आउट होने चाहिए। अब देखो, जब मैंने एग्जांपल दिया तो बहुत से लोगों के दिमाग में चीज खटकी होगी कि सर आपने तो लास्ट क्लास में बोला था कि मनी के बदले मनी नहीं खरीदा जाएगा, है ना। ये चीज अपन ने देखी थी, मैंने कल भी बताया था कि जो गुड्स की कैटेगरी में मनी को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे इन सिक्कों को कैसे खरीद रहे बेचे हो? तो देखो, जो मनी की जब बात आती है ना, तो जो ये पुराने सिक्के होते हैं ये मनी की कैटेगरी में नहीं आते, इनको गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही डाला जाता है। एंटिक पीस जो होते हैं आपके, चाहे वो मनी क्यों ना हो, वो किसकी कैटेगरी में डाले जाते हैं? वो एंटिक पीस की कैटेगरी में डाले जाते हैं। और जब वो चीज एंटिक पीस में आ रही तो गुड्स की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा, ना कि नॉर्मल मनी की तरह। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज के टाइम पे मुगल पीरियड का अगर कोई सिक्का लेके जाऊं और बोलूं कि भाई साहब मुझे तो आप ये सामान जो है दे दो, तो क्या उस सिक्के की कोई वैल्यू है आज के टाइम पे? क्या वो एज अ मनी यूज में लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है। तो अब क्योंकि वो जो सिक्का है वो मनी की तरह यूज में नहीं लिया जा रहा, तो आप उसे मनी की तरह डील नहीं करोगे। कैसे डील करोगे? एज अ गुड्स, ठीक है, एंटिक पीस की तरह डील करोगे। तो यहाँ पे जब ये ए और बी मिलके किसके पास गए? सी के पास गए, तो यहाँ पे जो सी जो प्राइस फिक्स करेगा उसके बेसिस पे अभी क्या करेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस को फिक्स कर देंगे। तो यही चीज सेक्शन नंबर 10 बोलता है। तो अपन अब रीड कर लेते हैं सेक्शन नंबर 10 को। इसमें लिखा हुआ है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई आपने एग्रीमेंट कर लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी हमें प्राइस फिक्स करके देगी। अब यहाँ पे और भी गए सी के पास, सी ने बोला मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, मैं नहीं कर रहा ये काम, तुम्हारा नहीं किया उसने। तो जब ये एग्रीमेंट था ये क्या हो गया? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो कि भैया अब मुझे नहीं करना सेल आउट, काम खत्म करो, है ना। तो ये प्रोविजन आपको सेक्शन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है। अब इसका प्रोवाइजो बोलता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू एंड एप्रोप्रिएटेड बाय द बायर ही शैल पे अ रीजनेबल प्राइस देयरऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो रीजनेबल वर्ड बार बार काम में लिया जा रहा है। पहले भी अपन ने देखा सेक्शन 9 के अंदर कि भाई रीजनेबल प्राइस जो है आप फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रीजनेबल प्राइस। तो इससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है कहाँ से निकल के आए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और साथ के साथ आपका जो इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उससे। और आपको ये पता होगा कि ब्रिटेन के अंदर लॉ को कॉडिफाइड करने से पहले क्या चलता था? कॉमन लॉ चलता था। और जो आपका कॉमन लॉ है वो चलता था आपके जस्टिस एंड इक्विटी के बेसिस पे। तो वहां पे जो चीजें हैं वो देखी जाती थी कि रीजनेबल है या फिर नहीं है। तो जो रीजनेबलनेस का जो कंसेप्ट है वहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता था। और यही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आप इन प्रोविजन में भी देख रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा अपन ने सेक्शन 9 के अंदर देखा कि कोई भी मेथड से अगर आपने फिक्स नहीं किए तो आप क्या कर सकते हो? रीजनेबल प्राइस पे कर सकते हो। और वही चीज सेक्शन 10 के अंदर लिखी हुई है कि अगर जो बायर है उसने क्या किया है, गुड्स को क्या कर लिया है? डिलीवर कर लिया और एप्रोप्रिएट कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा? उसे रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। ओके, ये चीज क्लियर है। अब अपन बढ़ते हैं सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2, वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट may maintain a suit for damages against the party in fault। यानी कि आप ये तो बोलो कि भैया थर्ड पार्टी से हम डिसाइड करवाएंगे, लेकिन जब आप थर्ड पार्टी का डिसाइड करने के लिए जा रहे हो तो आप में से कोई एक इंडिविजुअल है जो ये उसको डिसाइड नहीं करने दे रहा है ना, उसकी गलती की वजह से या फिर इंटेंशनली भी अगर वो कर रहा है ऐसी सिचुएशन, तो यहाँ पे क्या होगा? अब जो अपोजिट पार्टी है वो क्या कर सकती है? डैमेजेस क्लेम कर सकती है, कोई भी इशू की बात नहीं आएगी। ओके, सेक्शन नंबर 10 क्लियर आपको? आई होप आपको ये सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट आते हैं कंडीशंस एंड
वारंटीज। अब देखो ये जो जेनरिक टर्म है कंडीशंस एंड वारंटीज, ये तो आपने बहुत सुनी होगी, और ये जब भी आप डेली बेस पे कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हो, है ना, तो वहां पे टर्म्स जो है आप बहुत लूजली यूज में लेते हो, कंडीशन एंड वारंटीज। जैसे कि आप मिक्सी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आप बोलोगे भैया कितनी वारंटी है इसकी, इस साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, है ना, तो इस टाइप की चीजें पूछते हो आप। अभी इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही है, उसके अंदर वो बैटरी की वारंटी देते हैं 1,50,000 किलोमीटर या फिर 8 ईयर वारंटी, नॉर्मली ये वारंटी चलती है। तो यहाँ पे आप वारंटीज दे रहे हो, तो वारंटी ये है तो कंडीशन क्या है फिर, है ना, कंडीशन किस चीज को बोलोगे, क्या ये दोनों सिमिलर चीज है या फिर ये दोनों अलग अलग चीज है ना। तो ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 12, जिसके अंदर आपको कंडीशन एंड वारंटीज समझाई हुई है कि कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे उस प्रोविजन के ऊपर जिसके अंदर आपको ये दोनों टर्म्स को समझाया हुआ है। तो अपन क्विकली रीड करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated। अब है ना, इसकी साइड में आप एक बार क्विकली लिख लो, रीड विद सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। ये मैंने क्यों लिखवाया मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, लेकिन एक बार आप लिख लो, इस प्रोविजन के बगल में लिख लो आप रीड विद 13 सबसेक्शन 1, ठीक है, ये लिख लो आप। तो पहले अपन ये चीज क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखा जा रहा है कि वो स्टिपुलेशन, ठीक है, वो स्टिपुलेशन जो इसेंशियल है फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, उसको तो आप बोलोगे कंडीशन। अगर मेन पर्पस के लिए स्टिपुलेशन इसेंशियल है तो आप बोलोगे उसको कंडीशन। और वहीं पे जो स्टिपुलेशन है वो मेन पर्पस के लिए इसेंशियल नहीं है, कोलैटरल है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उससे क्या बोलोगे, वारंटी, है ना। और यही चीज लिखी हुई है, स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगी, कंडीशन। और वहीं पे स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कहलाएगी, वारंटी। यानी कि अगर वो इसेंशियल है तो कंडीशन, कोलैटरल है तो वारंटी, ये कहलाएगी। तो देखो डायरेक्ट पढ़ के ये तो आपको समझ में आ जाएगा, बोलोगे सर ये तो हमने भी समझ लिया, लेकिन ये तो बताओ कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या है, कैसे ये काम करती है। तो अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और आप एक बार में इसको क्लियर कर जाओगे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना। इस तरीके से देखो, इसमें ए और बी है ना। अब यहां पे क्या हुआ, जो ए है उसको शादी के लिए कपड़े चाहिए, है ना, शादी में जाना, उसे कपड़े सिलवाने आपने। अब यहां पे क्या हुआ, ए ने बी को बोला, ए ने क्या किया, बी को बोला कि भाई मास्टर जी हमें क्या चाहिए, जो कपड़े हैं हमें हमारे 14 मार्च तक चाहिए, क्योंकि मुझे शादी में पहनने 15 मार्च को, तो आप मुझे 14 मार्च को कपड़े दोगे तभी तो मैं 15 मार्च को पहनूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई साहब हम दे देंगे। तो अब मुझे ये बताओ, यहां पर जो ये 14 मार्च जो ये डेट है, क्या ये इसेंशियल है इस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर नहीं है। अगर इस डेट को आपने वॉयलेट किया तो क्या आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का बेस ही ढह जाएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, पर्पस ही नहीं बच जाएगा आपका। आपने क्यों दिए थे कपड़े कि भाई 14 तारीख से पहले पहले दो, 13 को दे दोगे, 12 को दे दोगे, हम तो खुश है, पहले दे दो, लेकिन 14 के बाद में मत दो। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो आपकी 14 तारीख है ये इसेंशियल हो गई है, तो यहां पे आप इस 14 तारीख की जो स्टिपुलेशन है उसे क्या बोलोगे, दिस इज कंडीशन। इसको क्या बोलोगे आप, कंडीशन। ये क्या हो गई आपकी, कंडीशन हो गई है। चीज क्लियर है ये, क्योंकि अगर 14 तारीख को आपने आप जो कपड़े हो डिलीवर नहीं किए, मास्टर जी ने आपको डिलीवर नहीं किए, तो फिर क्या होगा, इससे आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो इस वजह से आप इसे क्या बोलोगे, कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन बात करते हैं वारंटी की। अगर देखो मैं वारंटी को आपको एकदम ही लूज टर्म में समझाऊं तो वारंटी क्या है, बेसिकली वारंटी वो चीज होती है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए थोड़ा पुश करती है, थोड़ा सपोर्ट करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप कोई सामान खरीदने तो जा रहे हो, अब आपका ना थोड़ा थोड़ा मन बन चुका है कि यार ये सामान खरीद लेता हूं मैं, है ना, तो आपका थोड़ा थोड़ा मन है अभी। अब क्या होगा, सेलर सामने से एक ऐसी बात बोलेगा कि आप क्विकली अपना जो है मूड बना लोगे कि यार अब तो यहीं से खरीदनी है ना। तो वो होती है काइंड ऑफ वारंटी। कैसे, आप कार खरीदने गए, है ना, आप कार खरीदने गए हो, अब ए है,
उसको कार खरीदनी है, ठीक है, ये कार उसको खरीदनी है। अब आपको पता है कि भाई ये जो कार है 4x4 में आती है ना, 4x4 में ही कार आती है। 4x4 कार का मतलब क्या है कि ऑफ रोडिंग करने के लिए कार बेस्ट है ना, वन ऑफ द बेस्ट कार मानी जाएगी अगर 4x4 है तो, क्योंकि इन कार को काम में लिया जाता है ऑफ रोडिंग के लिए। आज के टाइम पे चाहे इनको खरीद के सब लोग सिटी में चला रहे हो, लेकिन ये किसके लिए आती है, मेनली ऑफ रोडिंग के लिए आती है। तो अब ये जो है थार खरीदनी है, उसे मन बना चुका है कि यार थार ही खरीद लेता हूं मैं, क्योंकि सेम ऑप्शन में सेम टाइम पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी सुजुकी की जिमी आ चुकी है, उसके अलावा गुरखा आती है फोर्स की, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जब वो थार खरीदने गया तो थोड़ा सा मन बना चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सेल्समैन था उसे लगा कि यार ये जो कस्टमर है मेरे हाथ से नहीं निकल जाना चाहिए, तो उसने क्या बोला कि सर आप कार खरीदो तो सही, मैं आपको वारंटी दे रहा हूं कि 2 साल तक इसकी जो सर्विसेज है आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा उसमें। 2 साल तक क्या होगा, 2 साल तक आपको 50% डिस्काउंट हम प्रोवाइड कराएंगे। 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो ये जब आपने बात सुनी तो आपका मन थोड़ा और वो हुआ कि यार मैं गुरखा और जिमे वालों के पास गया था, उन्होंने तो मुझे कोई ऐसी चीज ऑफर नहीं की है ना। तो अब आपका थोड़ा सा मन हुआ कि नहीं यार सोच सकते हैं अपन थार खरीदते हैं। उसके बाद उसने देखा कस्टमर जो है मेरे बातों में आ रहा है, तो उसने एक और बात बोल दी, ये तो उसने बोली, उसके बाद दूसरी चीज बोल दी, सर आप क्या बात करते हो, आप ऑफ रोडिंग करोगे, हो सकता है कभी ऑफ रोडिंग कर रहे हो उसकी वजह से कार में कुछ दिक्कत आ जाए। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि कार बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, है ना। तो अगर कोई दिक्कत आ गई और कभी भी ये गाड़ी आपकी बंद हुई विद इन 2 ईयर्स अगर आपकी गाड़ी बंद हुई तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी हो, आपको बस एक कॉल करना है, हम रोड साइड असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसको हम RSA भी बोलते हैं, रोड साइड असिस्टेंस। तो मैं आपको ये 2 जो चीजें हैं वो एडिशनल प्रोवाइड करवा रहा हूं, और ये मेरी वारंटी है कि कुछ भी हो जाए 2 साल तक आपको ये चीजें जो है मिलेंगी। 2 साल तक आपको क्या हो रहा है, सर्विसेज पे 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, और साथ में 2 साल तक जो आपको RSA की फैसिलिटी है वो क्या मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अब देखो यहां पर आपका जो डिसीजन था, ठीक है, वो क्यों था कि पहला जो आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, क्या है कि आपको ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए। वहां पे आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए। क्या आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे 50% डिस्काउंट मिले और साथ में RSA भी मिल जाए, ये तो नहीं थी ना। आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे ऑफ रोडिंग के लिए कार चाहिए। तो यहां पर जो ऑफ रोडिंग वाली जो चीज है, आपने जब सेलर को जाके बोला कि सर मुझे ऑफ रोडिंग के लिए कार चाहिए, आप बताओ, तो ये जो आपने उसको कंडीशन दी कि भैया मुझे तो ऑफ रोडिंग पे चलानी है, तो वो जो स्टिपुलेशन है वो क्या हो गई, आपकी कंडीशन बन गई है। वो स्टिपुलेशन तो आपकी क्या बन गई है, कंडीशन बन गई है। और जब सामने से सेलर ने आपको ये 2 चीजें बोल दी हैं, तो अब ये क्या बन गई, वारंटी बन गई है। क्यों, क्योंकि इन दोनों स्टिपुलेशन ने आपको हेल्प की अपने डिसीजन को कंफर्म करने के लिए। लेकिन हाँ, आपका जो डिसीजन है एंटायरली क्या इन दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपका बेस क्या था, बेस तो था कि मुझे ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, है ना। तो जो ऑफ रोडिंग वाली जो स्टिपुलेशन है वो क्या हो गई, आपकी कंडीशन हो गई है। और ये जो एडिशनल चीजें उन्होंने स्टिपुलेशन दिए हैं वो क्या हो गई है, वारंटी हो गई है ना। तो आई होप आपको इस तरीके समझ में आ गई। कंडीशन क्या होती है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, कि उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। और जो वारंटी है वो इसेंशियल स्टिपुलेशन नहीं है, लेकिन वो क्या है, कोलेट्रल है, जिसने आपको हेल्प की है अपने डिसीजन तक पहुंचने के लिए, राइट। ये चीज समझ में आ गई। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कंडीशन एंड वारंटी को लेके। वहीं पे अगर मैं कपड़ों वाली बात करूं तो कंडीशन तो क्या थी, भाई साहब मुझे 14 तारीख को क्या चाहिए, कपड़े चाहिए मेरे, ताकि मैं 15 तारीख को शादी में पहन लूं। तो ये तो क्या हो गया, आपकी वारंटी हो गई, सॉरी कंडीशन हो गई। वहीं पे आप ये बोलते कि सर अब जो है विंटर सीजन आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप दिवाली के आसपास गए, है ना, और आपने बोला सर विंटर सीजन आ रहा है, मुझे जो है ब्लेजर सिलवाना है विंटर के लिए, जैसे मैं फंक्शन वगैरह पे जाऊं तो मुझे मेरे पास वो विंटर वाला ब्लेजर होना चाहिए ताकि मुझे ठंड ना लगे, ठीक है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक डेट तो है नहीं, तो आप गए थे भाई साहब अपने मास्टर जी के पास अक्टूबर में, है ना,
कि मुझे सिलवा के दे देना। आपका नॉर्मल प्रिजम्पशन क्या था कि वो 10 दिन ले लेगा, 15 दिन ले लेंगे, 20 दिन ले लेंगे, लेकिन मुझे अक्टूबर के अंदर अंदर मिल जाएगी। आपके जो मास्टर जी उन्होंने आपको जनवरी फर्स्ट वीक में वो चीज दी। कब दी है? जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर दी। इवन तो आपने बोल दिया था स्पेसिफिकली मुझे किस लिए चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी कब दिए? जनवरी फर्स्ट वीक में। तो अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ना यहाँ पे, ये कंडीशन नहीं है ना, ये क्या है? वारंटी है। क्यों? क्योंकि आपका जो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्पेसिफिक डेट पर नहीं टिका हुआ है, एक पूरा टाइम पीरियड है। हाँ, आप ये बोलो कि नहीं मुझे इसी डेट को चाहिए क्योंकि मुझे शिमला में ट्रिप पे जाना है, अगर आप ये बोलते कि मुझे 15 नवंबर तक मुझे ब्लेजर चाहिए क्योंकि मुझे 16 नवंबर को शिमला में शादी के लिए जाना है, ट्रिप के लिए जाना है, किसी सेमिनार के लिए जाना है, तो इस टाइप की अगर आप चीज बोलते हो तो वहां पे क्या हो जाती है? कंडीशन हो जाती है। लेकिन आपने क्या बोला है? मुझे विंटर में पहनने के लिए चाहिए, तो इतना एसेंशियल नहीं कि आपको फिक्स एक डेट पर चाहिए। चीज समझ में आ गई है? तो इस वजह से क्या हो जाएगी? यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी, ना कि वारंटी। अगर डेट फिक्स है तो हो गई कंडीशन, और अगर आपकी कोई डेट फिक्स नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? वारंटी। चीज क्लियर है ये? ओके। अब इसमें बाकी जो डिफरेंसेस है आपके वारंटी एंड कंडीशन के अंदर, वो भी अपन देख लेते हैं। द गोल ऑफ द कंडीशन इज टू प्रिजर्व योर राइट्स एज द कस्टमर। तो यानी कि जब आपने थार खरीदी और आपने बोला सर मुझे तो ऑफ रोडिंग पे जाना है ना, तो आपका मेन पर्पस वही था ना। तो आप कंडीशन में ये दे रहे हो, कल को बोले कि भाई साहब ये गाड़ी तो ऑफ रोडिंग के लिए थी नहीं, आपने क्यों खरीद लिया हमसे, है ना, हमने कोई जबरदस्ती थोड़ी ना की थी आपसे। तो वो ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने बोल दिया कि मुझे क्यों चाहिए, और आपने उसी वजह से वो चीज खरीदी, तो बाद में आपको मना नहीं कर सकते वो कि नहीं सर ये तो ऑफ रोडिंग के लिए थी, नहीं आपने खरीदी है, आपकी गलती नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो कंडीशन वारंटी है उसका क्या पर्पस है? दे आर यूज्ड टू वेरीफाई दैट आइटम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बिफोर दे आर सोल्ड। यानी कि आपने क्या किया? स्टिपुलेशन दे दी कि सर हम क्या करेंगे, 2 साल के लिए 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं 2 साल तक आपको RSA प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे हैं ना कि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली है, तभी तो हम RSA प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर हमें पता होता कि भाई ये गाड़ी खराब है, बार बार दिक्कत आएगी, तो हम RSA नहीं देते, क्योंकि हमारा तो डबल नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने RSA दी, तो क्या आपको प्रोवाइड, क्या अश्योरेंस दे रहे हो कि नहीं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, है ना, तो क्या हो गई? ये वारंटी हो गई है। और वहीं पे अगर आपने वो जो वारंट कंडीशन है उसको अगर वॉयलेट कर दिया तो क्या होगा? अगर उस कंडीशन को आपने ब्रेक कर दिया तो क्या होगा? अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के अंदर, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया था। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर में वेव द कंडीशन और इलेक्ट द ट्रीट or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as ground for treating the contract as repudiated। और वहीं पे सेक्शन 12 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो अपन ने पूरा का पूरा सबसेक्शन 2 पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ था? द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। अब देखो यहाँ पे इन दोनों प्रोविजन को साथ में पढ़ो, उससे आपको क्या चीज निकल के आएगी कि सबसे पहली बात तो जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 है उसमें शैल वर्ड यूज में नहीं लिया है, ठीक है, राइट वर्ड यूज में बोला हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बायर का एक राइट हो जाएगा, अपोजिट पार्टी का राइट हो जाएगा कि भैया अगर कंडीशन जो है वॉयलेट हो गई तो हम रेपुडिएट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि खत्म कर देंगे। राइट दिया गया, मैंडेटरी नहीं बोला है दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट शैल रेपुडिएट। क्या दिया गया? एक राइट दे दिया कि भाई साहब हमने बायर को राइट दे दिया है कि भैया तुम चाहो तो रेपुडिएट कर दो। अब बायर उस राइट के साथ क्या कर सकता है, ये आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि वो जो कंडीशन अगर वो रेपुडिएट हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में बायर चाहे तो उस कंडीशन को ऑल टुगेदर वेव कर सकता है कि छोड़ो भाई साहब, तो गाड़ी मुझे चलाने में बढ़िया लगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑफ रोडिंग नहीं कर पा रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4x4 इसका ढंग से काम नहीं कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंडीशन नहीं है ना, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ये जो चीज है मैं इसको एज अ वारंटी ट्रीट कर रहा हूं, और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? डैमेजेस देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वारंटी रेपुडिएट होती है, सॉरी वारंटी अगर ब्रेक होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। और वहीं पे अगर कंडीशन ब्रेक होती है तो आप
कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकते हो एज वेल एज डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है कंडीशन एंड वारंटी के अंदर, और कंडीशन और वारंटी जब ब्रेक होती है तो आप किस तरीके से उन्हें ट्रीट करोगे, ये चीजें यहाँ पे दी हुई है आपको। तो इस चार्ट को बना लो ताकि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस इजीली क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेक्शन 12 का जो लास्ट प्रोविजन है, मतलब कि सबसेक्शन 4, उसके ऊपर। उसमें लिखा हुआ है वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और अ वारंटी डिपेंड्स in each case on the construction of the contract. A stipulation may be a condition though called a warranty in the contract. तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लैंग्वेज यूज में ली है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि यार ये वारंटी नहीं है, कंडीशन है, तो कोर्ट उसे कैसे ट्रीट करेगा, एज अ कंडीशन ओनली, है ना। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 12। अब अपन आते हैं अपने सेक्शन नंबर 11 के ऊपर कि सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है। तो उसमें लिखा हुआ है unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be of the essence of a contract of sale. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the condition. अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, टाइम ऑफ द पेमेंट। अब देखो इसको अंडरलाइन कर लो, बॉक्स बना लो, जो करना है कर लो, है ना, उससे मुझे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, इस चीज को याद रखना है कि टाइम ऑफ द पेमेंट, उन्होंने टाइम ऑफ डिलीवरी नहीं बोला है, टाइम ऑफ पेमेंट बोला है। यानी कि टाइम ऑफ पेमेंट है ना, वो बाय डिफॉल्ट स्टिपुलेशन नहीं हो सकता है। यानी कि अगर वहां पे बायर ने सामान खरीद लिया और अगर उसने महीने भर तक माल सप्लाई नहीं किया, सॉरी महीने भर तक पेमेंट नहीं किया, तो सेलर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता, ये बोलते हो कि नहीं ये तो कंडीशन थी। हाँ, उन्होंने अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भैया ये कंडीशन है इस कॉन्ट्रैक्ट की कि आपको जो एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, विदाउट एडवांस पेमेंट हम नहीं देंगे, या फिर आपको इतने दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वर्ड हो जाएगा। इस टाइप की अगर उन्होंने कंडीशन नहीं डाली है तो टाइम ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी एन एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज का ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि टाइम ऑफ पेमेंट की बात चल रही है यहाँ पर, इन जनरल टाइम पीरियड की बात नहीं चल रही है। कल को आप ये टिक करके आ जाओ कि सर टाइम ऑफ डिलीवरी है, वो भी एसेंस नहीं हो सकता, है ना, ये वाली चीज नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई है? ओके। फिर आता है अपना सेक्शन नंबर 13, जिसका अपन क्लॉज 1 सॉरी सबसेक्शन 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? Where a contract of sale is not severable or the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods. And treating the contract कहाँ गया, एक थोड़ा सा इशू है इसमें प्रिंटिंग में, मैं एक बार रीड कर देता हूं वापस से। Where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract express or implied to that effect. यानी क्या बोला जा रहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेवरेबल इन पार्ट नहीं है ना, और ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन थी वो ब्रीच हो चुकी है, ब्रीच हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है सामने वाली पार्टी ने क्या किया है, उसको पार्ट में एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो आपकी कंडीशन है ना वो किस में ट्रांसफर हो चुकी है, वो ट्रांसफर हो चुकी है वारंटी में। जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि क्या होगा, ए उसे 1000 रुपये पे करेगा जो प्राइस है, इसेंशियल है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, और बी बदले में उसे 100 kg राइस सप्लाई करेगा ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी, है ना, क्या करेगा, पर्टिकुलर क्वालिटी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, उन्होंने जब राइस भिजवाए 100 kg का आपको पता है पूरा का पूरा बोरा जो होता है 100 kg का होता है। अब जो उसने 100 kg का बोरा जो उसने सप्लाई किया ना, उसमें क्या हुआ, मिलावट थी। यानी कि ऊपर से तो क्या क्या हुआ था, उसने वही क्वालिटी के चावल रखे हुए थे जो उसने बायर ने डिमांड किए, और नीचे उसने लो क्वालिटी के रखे हुए थे।
अब बायर ने क्या किया, जब एक्सेप्ट भी कर लिया वो माल और चेक भी कर लिया, अब उसने क्या किया, उस बोरे को रख लिया अपने पास, ठीक है, बोरे को अपने पास रख लिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब वो कंडीशन जो है क्या हो गई, वारंटी में कन्वर्ट हो चुकी है, कंडीशन तो नहीं रही। अगर आपने उसे रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आप उसे ये नहीं बोल सकती कि ये क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ये क्या बोलोगे आप, ब्रीच ऑफ वारंटी बोलोगे। और अल्टीमेटली जब ये ब्रीच ऑफ वारंटी बनेगा तो आप क्या करोगे, रेपुडिएट नहीं कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए आप उसे डैमेजेस के लिए सू कर सकते हो, लो क्वालिटी राइस के लिए आप उसे सू कर सकते हो, ठीक है ये बात। और लास्टली जो सबसेक्शन 3 है वो बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन ऑफ वारंटी फुलफिलमेंट ऑफ विच इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। अब यहां पे देखो, आपको फिर से जाना पड़ेगा एक बार के लिए सेक्शन नंबर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगा इस प्रोविजन को समझने के लिए। कैसे, जैसे कि वहां पे क्या बोला गया है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, उन कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, दैट कॉन्ट्रैक्ट विच आर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, और अगर ऐसा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। और यही चीज यहां पे बोली हुई है कि अगर किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ की वजह से जो परफॉर्मेंस हो उसको आप एक्सक्यूज कर सकते हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप ना तो उसे वॉयलेशन ऑफ कंडीशन बोलोगे और ना ही वॉयलेशन ऑफ वारंटी बोलोगे। कैसे, जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए जो है जयपुर में क्या करता है, कॉफी बीन सप्लाई करते हैं, कॉफी बीन सप्लाई करते हैं, बी जो है चेन्नई में है, चेन्नई में आपको पता होगा साउथ में कॉफी बहुत बढ़िया मिलती है आपको, तो वो वहां से सप्लाई करते थे। अब क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद थोड़े टाइम बाद चेन्नई में बाढ़ आ गई, आपको पता है कोस्टल एरिया है वो, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो जो बी का जो गोडाउन था वो पूरा का पूरा पानी में भर गया और जो जितने भी बीन्स थे सब खराब हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, द पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड विदाउट हिज ओन फॉल्ट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब ए उसे फोर्स नहीं कर सकता ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। तो यही चीज आपको सेक्शन 56 में भी देखने को मिलेगी और यही चीज अब आपको सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 के अंदर देखने को मिल जाएगी कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन और वारंटी है जिसकी परफॉर्मेंस जो है लॉ के किसी प्रोविजन के थ्रू एक्सक्यूज हो गया है, तो अब जो सेक्शन 13 का जो जनरल प्रोविजन आपने ऊपर देखा वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ओके, तो ये आपका हो गया है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 क्लियर हो गया है। इसके बाद अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन। डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन की क्या क्या टाइप्स हैं, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा जब अपन ने देखा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दो होता है, आपका एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। तो जब एक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वैसे ही कंडीशन भी क्या होगी, एक्सप्रेस्ड होगी और इम्प्लाइड होगी। ठीक है, तो जो कंडीशन है वो क्या होती है, एक्सप्रेस भी होती है और इम्प्लाइड भी होती है। तो देखिए, अगर कोई भी कंडीशन जो है आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए, तो वो तो क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस कंडीशन। तो उसमें तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, काम हो गया। अब बात आती है इम्प्लाइड कंडीशंस की या इम्प्लाइड वारंटीज की। तो यहां पे देखो, जो चीज इम्प्लाइड है ना, वहां पे स्कोप होता है इंटरप्रिटेशन का, है ना, वहां पे स्कोप होता है गड़बड़ी करने का। तो वो गड़बड़ी ना की जाए, ठीक है, वो लूप होल्स ना निकाले जाए, इस वजह से सर्टेन टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन आपको इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड करवा दी गई है। और वो सेक्शन से आपके सेक्शन 14, 15, 16 एंड 17। तो ये चार अलग अलग टाइप की इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी यहां पे आपको प्रोवाइड करवाई गई है कि ये जो टाइप की इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी है तो बाय डिफॉल्ट मौजूद रहेंगी अनटिल अनलेस एक्सप्रेसली उनको रिमूव ना कर दिया गया हो, है ना। तो अपन क्विकली देखते हैं कि ये प्रोविजंस क्या बोलते हैं और इनके अंदर आपको क्या कवर करने की जरूरत है। ओके, सेक्शन नंबर 14, इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो अ डिफरेंट इंटेंशन। ठीक है,
तो जो ये चीज बोलनी चाह रही है ना, अनलेस द सर्कमस्टांस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो डिफरेंट इंटेंशन, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये जो इंप्लाइड कंडीशन है आप इसको हटा सकते हो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई एक्सप्रेस कंडीशन डाल देते हो तो, और अगर आपने नहीं डाली है तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या इंप्लाइड कंडीशन होगी वो अपन देख लेते हैं। तो पहली इंप्लाइड कंडीशन है एन इंप्लाइड कंडीशन, ओके 16 है, अपन 14 देखते हैं। An implied condition on the part of the seller that in the case of a sale he has a right to sell the goods, and that in the case of an agreement to sell he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. सिंपल सी बात है भाई, a seller cannot transfer a better title than himself, तो उसके पास जो टाइटल है वो वही ट्रांसफर कर सकता है। ये जनरल प्रिंसिपल है आपके बिजनेस लॉ का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रोविजन सिंपल सी बात बोल रहा है, अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करो और जो सेलर है वो क्या कर रहा है, अगर कोई भी सामान बेच रहा है तो इसका मतलब क्या, वहां पे एक इम्प्लाइड कंडीशन जो है वो मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएगी कि जो सेलर है उसके पास राइट है उस गुड्स को बेचने का, वो विदाउट राइट नहीं बेच रहा है। और अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है तो ऐसी सिचुएशन में ये इम्प्लाइड कंडीशन होगी कि भैया जब हम इस एग्रीमेंट को फाइनली कॉन्ट्रैक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके पास वो राइट आ गया होगा। ये हो गया आपकी इंप्लाइड कंडीशन। उसके बाद है सेकंड, एन इंप्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। यानी कि आप देखो यहाँ पे ये वारंटी है, आप ये चीज समझो। फर्स्ट प्रोविजन क्या था, वो कंडीशन की बात कर रहा था और वो इसेंशियल भी है, क्योंकि अगर कोई चोर अपना सामान बेच रहा है किसी को और वो बाद में बोल दे कि नहीं नहीं ये तो चोरी का माल था, मैं क्या करूं इसमें, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही हिल जाएगा, है ना, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हिल जाएगा, इसलिए कि वो क्या थी, कंडीशन थी। और यहाँ पे वारंटी क्या है, वारंटी दी गई है कि भाई जो आप गुड्स खरीद लो ना वो क्या करोगे, आप पीसफुली एंजॉय करोगे, यानी कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कोई और आके क्लेम कर रहा है कि नहीं ये गुड्स तो मेरे, है ना, वो ये नहीं बोलेगा ये गुड्स मेरे। तो ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है किससे, आपके फर्स्ट प्रोविजन, और एट द सेम टाइम ये कनेक्टेड है आपके जो इसका सब वो क्लॉज 3 है उससे भी। कैसे कनेक्टेड है, वो ऐसे कनेक्टेड है कि जो क्लॉज सी है वो ये बोलता है एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि भैया जब सेलर वो गुड्स बेच रहा है तो एक इम्प्लाइड जो है वारंटी दे रहा है, क्या दे रहा है कि भाई इन गुड्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, कोई लाइबिलिटी इनके ऊपर नहीं, कोई इनकम्बरेंस नहीं है, मैंने इन गुड्स को कहीं पे भी एज अ प्लेज नहीं दिया हुआ है, इसको एज अ बेलमेंट नहीं दिया हुआ है ना। तो क्या माना जाएगा, क्या बोल रहा है वो कि भाई अगर मैं सेल गुड्स, वो जो गुड्स है उनको सेल आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड वारंटी है कि जो गुड्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है और दे आर फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस। ओके, तो ये अपनी 3 अलग अलग टाइप की इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज हो गई हैं। Next, section 15, sale by description. Where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. And if the sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk of goods correspond with the sample if the goods do not correspond with the description. यहाँ पे क्या चीज बोली जा रही है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन कैसे, अब जैसे आप दुकान पे गए, है ना, दुकान पे गए और आपने ये बोला कि सर मुझे तो ऐसा कपड़ा दिखाओ जो क्या रहे, गर्मी में तो क्या रहे, गर्म, सॉरी ठंडा रहे, और सर्दी में गर्म रहे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग्स आती है ना। तो आप ये गए तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मुझे कैसा कपड़ा चाहिए, या फिर आपने बोल दिया विंटर में कपड़े खरीदने का, आपने बोल दिया मुझे वुलन जो है क्लोथ चाहिए ताकि उससे मैं क्या कर सकूं कि विंटर के लिए एक ब्लेजर बना सकूं, है ना। तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वुलन चाहिए, ब्लैक कलर में चाहिए, और वुलन में भी इस क्वालिटी की वुलन होनी चाहिए, इस ब्रांड का होना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया सारा, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब आपने डिस्क्रिप्शन दिया और वो जो सेलर है जब आप वो गुड्स निकाल के देगा तो ये इंप्लाइड कंडीशन मानी जाएगी कि वहां पे जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था और जो गुड्स आपको सप्लाई किए जा रहे हैं वो उसी डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं, है ना। ये इंप्लाइड कंडीशन है। और उसके साथ में अगर आपकी जो सेल है वो सेल बाय सैंपल एज वेल एज सेल बाय क्या है, डिस्क्रिप्शन है। यानी कि आपने पहले तो बोला सर मुझे ये कपड़ा चाहिए, आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब जो
था, सेलर था, यानी कि जो सेल्समैन था उसने आपको कपड़ा दिखाया कि सर देखो हमारी थान में ये कपड़े हैं, है ना, उसने आपको क्या किया, कपड़े दिखा दिए। अब आपने बोला सर ये वाला कपड़ा चाहिए मुझे, हो गया काम, है ना, सैंपल दिखा देगी सर ये कपड़ा है, आपने सैंपल को यस भी कर दिया। उसने बोला कि सर आप नीचे चलो मैं थान में से कपड़ा कटवा के लाता हूँ, नॉर्मली यही होता है, आप नीचे चले गए। उसने अब क्या किया, जिस थान को आपने सेलेक्ट किया था उसकी जगह किसी दूसरी थान में से कपड़ा कटवा दिया। तो अब ये जो है ये इसने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वॉयलेशन कर दिया है ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, वॉयलेशन कर दिया गया। और अब जो बायर है वो मना कर सकता है कि नहीं मैं तो नहीं खरीद रहा, तो सेलर से ये नहीं बोलेगा नहीं सर आपको खरीदना पड़ेगा, थान में से कपड़ा कट गया है, वापस नहीं जुड़ता है, अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग साइज की डिमांड होती है, तो हम ये वापस नहीं ले सकते। नहीं, गलती आपकी है। सैंपल आपने दिखाया, डिस्क्रिप्शन आपको बोला गया, उसके बाद आपने कपड़ा कोई और दे दिया, है ना। या फिर ये हो रहा है कि भाई आपने डिस्क्रिप्शन दिया कि सर मुझे तो ना वुलन चाहिए, है ना, वुलन कपड़ा चाहिए, ऐसा सा कपड़ा चाहिए। उसने बोला ठीक है सर आपने जो बोला है वो प्रोडक्ट हमारे पास है, सिंगल पीस है, आप ऐसा करो नीचे चलो मैं खरीद के लेके आता हूँ। डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने पूरा, नीचे गए दूसरा कपड़ा लाके दे दिया, तो ये क्या हो गया, वॉयलेशन ऑफ कंडीशन हो गया, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसी एग्जांपल को आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो ताकि आपको जो सेक्शन नंबर 15 है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चीज क्लियर है ये। और उसके बाद एक और सिचुएशन आ जाती है कि भाई आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि सर ये कपड़ा चाहिए मुझे, वुलन चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए, ठीक है, ब्लैक ही होना चाहिए, डार्क ग्रे नहीं चलेगा, डार्क ब्लू नहीं चलेगा, क्या चलेगा, ब्लैक ही चलेगा मुझे, है ना, ये कपड़ा दे दो आप फटाफट से। उसने क्या किया, आपको एक सैंपल दिखा दिया। अब देखो क्योंकि आप सेल्स में नहीं हो, आपको नहीं पता कि वुलन कपड़ा है या फिर नहीं है ना, तो आपने तो देखा है वो थिक लग रहा है मुझे, तो वुलन ही होगा। और आपने सेल्समैन ने दिखा तो आपने बोला कि सैंपल दिखा रहा तो सही होगा, और आप नीचे आ गए, उसने काट के दे दिया आपको कपड़ा, तो ये नहीं बोल सकता कि नहीं सर मैंने तो आपको सैंपल दिखाया था और आपने चूज किया था। आप बोलोगे भाई साहब सैंपल तो आपने दिखाया था लेकिन मैंने बोला आपको कुछ और था ना, डिस्क्रिप्शन तो कुछ और था। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जो वो प्रोडक्ट है वो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 15, सॉरी हाँ सेक्शन नंबर 15। उसके बाद अपन देखते हैं सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16, अब यहां पे थोड़ी सी चीज अलग बोली जा रही है। अभी तक तो अपन क्या देख रहे थे, इंप्लाइड कंडीशंस देख रहे थे, यहां पे बल्कि क्या किया गया, जो सेलर है उसी को थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी गई है। वो कैसे दी गई है, सेक्शन नंबर 16 जो है ना वो एक प्रिंसिपल से डील करता है। कैविएट एम्प्टर, इसको हम बोलते हैं कैविएट एम्प्टर, और इसका मतलब होता है बायर्स बी अवेयर। ठीक है, बायर्स बी अवेयर, ये समझ में आ गई, कैविएट एम्प्टर। तो सेक्शन नंबर 16 ये बोलना चाह रहा है कि भाई सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड टू एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness of any particular purpose of goods supplied under a contract of sale। यानी कि आपको एक जनरल प्रोविजन दे दिया गया, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस दिए गए। क्या बोला जा रहा है कि अगर जो है ना यहाँ पर किसी भी टाइप से उन्होंने क्या दिया है कंडीशन, वो स्पेसिफिक गुड्स है, केविएट की स्पेलिंग चलो इसको मैं ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी, कैविएट एम्प्टर। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि बायर्स बी अवेयर। तो यहां पे सेक्शन 16 में क्या दिया जा रहा है कि भाई आपने गुड्स खरीदे, अब उन गुड्स को आप किसी भी काम में लो, उससे सेलर को कोई लेना देना नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको काम में लेना देना था और उस काम में नहीं आ रहा है, तो उसमें आपकी गलती, आपने क्यों खरीदे। यानी कि बायर्स बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट आपके काम का है या फिर नहीं है। तो यानी कि आप गए हो कार खरीदने, है ना, और आपने वहां पे क्या किया, स्विफ्ट डिजायर ले ली और आप उसको ऑफ रोडिंग में चला रहे हो, और उसके बाद फिर माथा मार रहे हो किसके साथ, सेल्समैन के साथ, कि भैया ये तो ऑफ रोडिंग पे जा ही नहीं रही है ना। तो यहाँ पे अब आप उसको बोलोगे नहीं हमारा तो पर्पस ही था ऑफ रोडिंग करना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने ली थी, तो यहाँ पे क्या सेलर की गलती है, बिल्कुल भी नहीं, उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी। आपको पता होना चाहिए था कि ये जो गाड़ी है ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है,
और आप अगर इसको ऑफ रोडिंग के लिए लेके जा रहे हो तो ये आपकी गलती है ना। तो क्योंकि उसका जो जर्नल पर्पज है वो तो वो सॉल्व कर रही है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना, आप उसको सड़क पे चलाओ, बढ़िया चल रही है, एकदम बढ़िया एवरेज दे रही है, लेकिन आप ऑफ रोडिंग पे लेके जाते हो वो अटक जाती है। तो उसका जो जर्नल पर्पस था वो तो सॉल्व हो रहा है ना। तो जो जर्नल पर्पस है उसको देखा जाएगा कि क्या जिस जर्नल पर्पस के लिए उसे लिया गया है क्या वो फुलफिल हो रहा है फिर नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल कर पा रही है फिर नहीं कर पा रही है, उसके लिए सेलर लायबल नहीं है। तो ये तो हो गया आपका जर्नल प्रिंसिपल सेक्शन 16 का, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। पहला एक्सेप्शन कि अगर जो बायर है सेलर के पास गया, उसने ये बोला कि भाई साहब मुझे तो इस काम के लिए चीज चाहिए, आप जो सजेस्ट करोगे मैं वो ले लूंगा, है ना, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप जो बोलोगे वो मैं ले लूंगा। उसने बोला ठीक है। अब यहां पे अगर सेलर ने वो चीज दिखाई आपको और वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है तो अब जो है सेलर लायबल है उसके लिए, है ना, सेलर लायबल होगा, वहां पे सेलर मना नहीं कर सकता है। जैसे कि आप गए एक फोन वाले के पास कि भाई साहब मुझे फोन चाहिए, है ना, उसने पूछा कैसी चीज चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, क्या चाहिए, कितनी प्राइस। उसने बोला प्राइस वाइज की दिक्कत नहीं है, मॉडल का मुझे कोई लेना देना नहीं है, कंपनी का भी मुझे नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ मुझे किस लिए चाहिए। उसने बोला कि भाई साहब मुझे तो कैमरा चाहिए बहुत बढ़िया, कैमरा उसके अंदर बढ़िया होना चाहिए, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होनी चाहिए, मुझे इन दो चीजों से मतलब है, अब आप जो बोलोगे मैं वो फोन ले लूंगा। अब यहां पे क्या किया आपने, उसे स्पेसिफिकली बता दिया है कि आपको क्यों चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, रिलाय कर रहे हो ऑन दी सेलर्स नॉलेज। और आप जब सेलर्स नॉलेज पे रिलाय कर रहे हो और वहां पे अगर आपका जो गुड्स है वो स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में अब सेलर लायबल होगा, वो केविएट एम्प्टर का सहारा नहीं ले सकता है। क्लियर है? तो अपन क्विकली फर्स्ट एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। वेयर द बायर एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशन makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on the seller's skill or judgment, and the goods are of a description which it is in the course of seller's business to supply, whether he is the manufacturer or producer or not. There is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose. ठीक है, तो अगर सेलर जो उसी प्रोडक्ट से डील कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा, इंप्लाइड कंडीशन लग चुकी है, अब केविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा। ओके, अब इसका प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अ स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू इट्स फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। यानी कि अगर आप कोई ब्रांडेड चीज खरीद रहे हो, है ना, ब्रांडेड चीज खरीदे, तो अब फिर से क्या हो गया, सेलर लायबल नहीं है। आपने जाके बोला सर मुझे तो फला फला कंपनी का क्या चाहिए, फोन चाहिए, आप मुझे वो दो, और मुझे फोटो खींचने के लिए चाहिए और मुझे वो फोन चाहिए, तो आपने क्या किया, स्पेसिफिक मांग लिया कि मुझे उस ब्रांड का चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप सेलर लायबल नहीं होगा। ओके, सेकंड है गुड्स शैल बी मर्चेंटेबल क्वालिटी। अपन ने कल भी देख लिया था कि मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या होता है। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है दैट, सॉरी सेलिंग क्वालिटी आपको यहां पे दिया हुआ था, एक डिलीवरेबल स्टेट दिया हुआ था, when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। यहां पे क्या दिया हुआ था आपको, डिलीवरेबल स्टेट का दिया हुआ था। और उसी तरीके से जब आप यहां पे देखोगे मर्चेंटेबल क्वालिटी, तो इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स हैं वो इस क्वालिटी के थे कि जब जो सामने वाली पार्टी है वो उनको मना ना कर सके लेने से, है ना। अब आपने बोला कि भाई साहब मुझे आप क्या करो, 1 किलो टमाटर दे दो बढ़िया बढ़िया सलाद के लिए, है ना। तो अब जब सलाद के लिए उसने दिए, अब आपने उसको बोल दिया कि भैया मुझे सलाद के लिए चाहिए, उसने उसको निकाल के दे दिया, अब उसमें से कुछ टमाटर सड़े हुए रखे, तो ऐसे सिचुएशन में अब यहाँ पर जो है जो आपका बायर है वो लायबल नहीं होगा। यहाँ पे अगेन अब लायबिलिटी किसके आ गई है, सेलर की आ गई, क्योंकि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है, घटिया क्वालिटी के थे। इस रीजन की वजह से अब वापस से कौन लायबल हो गया, आपका सेलर लायबल हो गया। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, whether he is the manufacturer or producer or not, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality, provided that if the buyer has examined the goods, there shall be no implied condition as regards defects which such examination ought to be revealed।
यानी कि क्या हो रहा है, आपने बोला टमाटर दो, उसने दे दिए। अब अगर वो टमाटर खराब निकले तो उसकी गलती है, लेकिन हाँ उसने क्या किया, टमाटर आपको निकाल के दे दिए कि सर ये है जो टमाटर एकदम बढ़िया बढ़िया है, आप इसमें से ले लो। अब आपने अगर उसमें से छाटा तो अब सेलर लायबल नहीं होगा, है ना। उसने क्या किया, आपको ऑप्शन दे दिया। कई बार आप जाओगे मार्केट में, मंडी में जाते हो, आप आलू ले रहे हो 5 किलो 6 किलो आलू ले रहे हो, वो आपको छाटने नहीं देंगे, है ना, वो छाटने नहीं देंगे, वो बोलेंगे बढ़िया क्वालिटी आप तो ले जाओ, लेकिन मैं छाटने नहीं दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आलू खराब निकले तो वो लायबल है। लेकिन वहीं पे आप गए, आपने 5 किलो खरीदना, आपने बोला बढ़िया आलू चाहिए, उसने बोला सर ये बढ़िया आलू आप छाट लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपको मौका दे रहा है उसको एग्जामिन करने का, और अब उसमें कुछ गड़बड़ निकली है जो ऊपर से देखने पे पता चल रही है, तो अब क्या हो गया, आप उसके लिए नुकसान को जो है आप उसको क्या करोगे, एक्चुअल में फेस करोगे, ना कि सेलर। क्लियर है। नेक्स्ट, एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज में बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। अब ये बहुत बढ़िया चीज है। क्या बोला जा रहा है कि अगर जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो जिस ट्रेड से रिलेटेड है, उस ट्रेड में कुछ यूसेजेस है। अब देखो यूसेज और कस्टम आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। तो अगर उस ट्रेड के यूसेजेस ऐसे हैं जिसकी वजह से पता चल रहा है कि भाई ये गुड्स इस क्वालिटी का तो होगा ही होगा, ठीक है, या ऐसा ही गुड्स होगा, तो वहां पे इंप्लाइड कंडीशन लग जाएगी। जैसे कि क्या हो रहा है, ए जो है, ए गया बी के पास जिसका काम था लैपटॉप सेल आउट करना, है ना, लैपटॉप सेल आउट करना। ए गया बी के पास जाके उसने बोला भैया मुझे तो ना गेमिंग लैपटॉप दे दो, है ना, गेमिंग लैपटॉप दे दो। उसने बढ़िया 90,000 का उसका बिल बना दिया। अब वो लैपटॉप लेके चला गया। अब ऐसे सिचुएशन आप देखो, जो ट्रेड है, जो आप किसी भी लैपटॉप वाले से पूछो या फिर जो भी इन चीज़ों उसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड होता है, उसे पता होगा कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेके आ रहे हो तो उसके क्या है, स्पेसिफिकेशन काफ़ी हाई होंगे। अच्छी खासी क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड लगा होगा, ठीक है, रैम हाई होगी, ठीक है, एसडीडी लगी होगी, ठीक है, वहीं पे जो उसकी रैम भी मैंने बता दिया, ग्राफिक कार्ड बता दिया, ठीक है, एसडीडी हो गई, ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि भैया अगर मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग पर्पस, तो इसमें ये स्पेसिफिकेशन हायर क्वालिटी के होंगे। अब कल को मैं लेके जा रहा हूँ और चलो गेम तो मैं खेल रहा हूँ, गेम भी ढंग से नहीं चल रहे, और साथ में एक सिंपल सा वीडियो एडिट कर रहा हूँ, कोई बेसिक सी ऐप इस्तेमाल करते हो, वीडियो भी छोड़ो, मैं एक पोस्टर बना रहा हूँ, ठीक है, आजकल ऑनलाइन इतने सारी वेबसाइट्स आती है जिस पर आप फ्री में पोस्टर बना सकते हो, मैं वो बना रहा हूँ, वो पोस्टर नहीं बन पा रहा है उस पर। क्यों? क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन थे उस क्वालिटी के नहीं थे जो एक गेमिंग लैपटॉप में होने चाहिए। तो इवन दो यहाँ पे ना तो सेलर ने कुछ किसी भी टाइप की कोई गारंटी दी है, ना वारंटी दी है ना बायर ने कुछ उससे ऐसा कुछ मांगा, ऐसा कुछ बोला, तो स्टिल क्योंकि ये ट्रेड की यूसेजेस हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक इम्प्लाइड कंडीशन लग जाएगी। तो इस वजह से सेलर लायबल होगा अगर उस कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन वैसे नहीं है तो। क्लियर है। उसका लास्ट प्रोविजन, एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव अ वारंटी और कंडीशन इंप्लाइड बाय दिस एक्ट अनलेस इनकंसिस्टेंट देयरविद। सिंपल सी चीज बोली गई है भाई, इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन तो हम बता रहे हैं। अब आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई अपनी तरफ से कोई एक्सप्रेस इंप्लाइड वारंटी या गारंटी डाल दिए तो उससे इन इंप्लाइड गारंटी ऑफ वारंटी कंडीशन ऑफ वारंटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अगर वो जो एक्सप्रेस वारंटी या कंडीशन जो है डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शन में इंप्लाइड वारंटी है फिर कंडीशन से, तो ऐसे सिचुएशन में आप किसको प्रेफरेंस दोगे, एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ वारंटी को, है ना। ध्यान रखना हमेशा किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, एक्सप्रेस वारंटी या फिर कंडीशन को। ये बोलता है आपका सेक्शन नंबर 16। उसके बाद एक लास्ट चीज और अपन कवर कर लेते हैं आज के लिए, वो है आपका सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 बोलता है सेल बाय सैंपल। इसमें क्या बोला जा रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल वेयर देयर इज अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड टू दैट इफेक्ट। यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली बोल दिया कि भैया मैं तो पहले सैंपल देखूंगा उसके बाद ही कंफर्म करूंगा, तो ये इसको आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। अब उसमें भी कुछ इंप्लाइड कंडीशंस दी हुई हैं, वो क्या है, पहला that the bulk shall correspond with the sample in quality, यानी कि जो सैंपल आप मुझे दिखा रहे हो वो बल्क में अब जो मेरे पास सामान आने वाला है वो सैंपल से मैच करेगा। जैसे कि आप देखोगे कई बार आपने देखा होगा गलियों में चावल बेचने वाले बहुत सारे आते हैं, ट्रक लेके चावल बोरियां रखी होती है, ट्रक के अंदर ट्रैक्टर के अंदर, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर
चावल की बोरियां रखी होती हैं और वो सेल आउट कर रहे हो, तो उन्होंने एक ओपन में चावल को थोड़ा सा रखा हुआ होता है, वो बोलेंगे सर देखो इन बोरियों के अंदर ऐसा सामान रखा हुआ है, ठीक है, ये क्वालिटी के चावल है। तो आप क्या करोगे, वो सैंपल देखोगे और बदले में एक बोरी ले लोगे। तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि भैया जो हमने सैंपल दिखाया है और जब हम आपको बोरी के अंदर चावल दे रहे हैं वो सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये आपकी होती है पहली इम्प्लाइड कंडीशन। उसके बाद आती है सेकंड, दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। तो यानी कि जब हमने ट्रॉली से आपका सामान उतारा तो हमको आपको चेक करवाएंगे, ऐसा नहीं कि हमने ट्रॉली से सामान उतारा अब आप जानो आपका काम जाने और हम तो भाग जाएंगे, नहीं, हम जब आपको ट्रॉली से सामान उतार के देंगे तो हम आपको बोरा पूरा खोल के दिखाएंगे कि सर ये देखो ये रहा आपका सामान, है ना। तो ये इस टाइप की एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है। और लास्टली दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट rendering them unmerchantable which would not be apparent on reasonable examination of the sample। यानी कि जो चीज हमने पहले देखी थी प्रीवियस सेक्शन में वो यहाँ पे भी है कि भैया हमने एग्जामिन तो कर लिया, आपने दिखा दिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो प्राइमा फेसा एग्जामिन करने पे पता ना चल रहा हो, है ना। जैसे कि आपने देखा यार चावल की शेप भी वही लग रही है, सेम साइज के लग रहे हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है कि वो जो चावल हैं, ठीक है, जो चावल हैं वो पकने में ही 10 घंटे लग रहे हैं। पहले आपको रात भर में भिगो के रखना पड़ रहा है, फिर सुबह भी कुकर के अंदर सीटियां मारनी पड़ रही है। तो ये क्या हो गया है, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी के चावल हो गए, पक ही नहीं रहे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सेलर लायबल होगा। ये इंप्लाइड क्या हो गया, आपकी कंडीशन हो गई है कि जो गुड्स हमने सेल आउट किए हैं आपको क्या है, मर्चेंटेबल क्वालिटी में है। क्लियर है। तो ये कुछ इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपको दी हुई हैं और बाय डिफॉल्ट यहां पर वो चलती हैं और दोनों पार्टीज को माननी पड़ती हैं। आई होप आपको ये जो प्रोविजन है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके जो कुछ थोड़े बहुत भी डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको कवर करवाएंगे। एंड फॉर द टाइम बीइंग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपके कोई अदर फ्रेंड्स हैं जिनको भी दिक्कत आ रही है नेक्स्ट को पढ़ने में तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और ऐसे लेक्चर्स मिलें, आपको बेनिफिट मिले इन लेक्चर्स का, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा, ताकि हम कुछ भी अगर कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट तो वो कंटेंट आपके काम आ सके और आप टाइम पर उस कंटेंट को पढ़ सको। ओके, दैट्स ऑल।